हेलो फ्रेंड्स, गर्व नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में निकली हुई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि क्या क्या इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में दिया है। तो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे आरआरबी इन्होंने नाम दिया हुआ है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि है इनका 4/2024 CEN, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये। तो इसमें सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस में मैंने हाईलाइट करके ये चीज़ें बताई हुई, जिससे इजीली पता पड़ जाएगा। ओपनिंग डेट जो रहने वाली है एप्लीकेशन की 17 अगस्त 2024, यानी 17/8/2024 इसकी ओपनिंग डेट है, यानी कल से फॉर्म चालू हो गए हैं। और इनकी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फीस, यानी पेमेंट फ़ीस की भी वही लास्ट डेट रहने वाली है। ऐसा नहीं कि लास्ट में आप करने लगो बहुत ही उसके बाद में, तो वो नहीं करना है, इसके साथ ही साथ करनी है। तो उसकी जो लास्ट डेट रही है वो है 16 सितंबर 2024। क्लियर है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ीस। यहाँ पे पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ीस जो है उसमें क्या क्या है, प्लीज़ नोट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज़न आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यानी जो अकाउंट में फॉर्म में जो डिटेल आप डालेंगे और जो आरआरबी आप जिस जोन को आप चूज़ करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। इसके अलावा जो कास्ट है उनको अगर बदलना है या कुछ और करना है इसके अलावा, तो वो आप कर सकते हैं। उसकी जो डेट रहने वाली है वो डेट रहने वाली है 17 सितंबर से 26 सितंबर। 10 डेज़ का इन्होंने टाइम दिया हुआ है इस चीज़ के लिए। आइए बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 सितंबर 2024 रात 11:59 तक ही होने वाली हैं। उससे पहले आप फॉर्म को भर के फ्री हो जाएं। अभी रिसेंटली में लास्ट में रश रहता है, जो भी भरते हैं फॉर्म तो साइट नहीं चलती और ये सब। तो इसकी मैं लास्ट में आपको इस वीडियो के साइट का नाम भी बता दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। बात कर लेते हैं, कई पोस्ट हैं यहाँ पर। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट हम बात कर लेते हैं। पे लेवल इसमें रहने वाला है 7 एंड इनिशियल पे रहने वाला है, यानी बेसिक 44,900, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है C1, और इसमें एज जो है क्राइटेरिया 20 ईयर्स से 43 ईयर्स तक के जो पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। और टोटल वैकेंसी रहने वाली है 713 वैकेंसी हैं। किसकी? सिर्फ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग की जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए। और इसमें हम बात कर लेते हैं क्या क्या ये कह रहे हैं। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी जो पुराने लोग हैं जो फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वेटिंग, वो ज़रूरी नहीं कि इसके लिए एलिजिबल हों। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी एंड ओनली 1 कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक आरआरबी जोन के लिए ही एक एप्लीकेशन भरनी है, 2 नहीं भरनी है, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। अप्लाइंग टू मोर देन 1 आरआरबी फॉर द पोस्ट बाय द कैंडिडेट विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट। यानी इससे बर्खास्त भी किया जा सकता है इस फॉर्म भरने की जो रेलवे जो है जोन, उससे। तो एक ही आरआरबी जोन को अच्छे से सेलेक्ट करके कहाँ पे आपको अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, कहाँ आपको सेटल्ड होना है, तो वो सोच समझ के आपको ये फॉर्म भरना है। फिर आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकल अनसुटेबल फॉर ऑप्टेड पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। अगर कोई मेडिकली अनफिट होता है तो उसको अलग से दूसरी डेट नहीं दी जाएगी पोस्टिंग के लिए वापस से, मतलब उसको एक अल्टरनेट नहीं दिया जाएगा कि आप दोबारा आके आ जाइए। ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए प्रिपेयर रहिएगा, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। आरआरबी वाइज एंड रेलवे वाइज वैकेंसी प्रोविजनल एंड दीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ
railway administration concerned candidate can choose only one RRB and indicate their preference for railway zone and post। वही सेम बात ऊपर वाली। candidate must have their own active mobile number and valid personal email ID for all communication during the entire duration of recruitment, as all communication with them will only be through SMS और email। जो भी आगे कम्युनिकेशन होंगे वो SMS और ईमेल के थ्रू ही होंगे, और एक आपको अपना एक चालू फ़ोन, मतलब जो एक्टिव रहे, जिस पे कोई कॉल मैसेज अगर आए तो आप उसको देख सकें, बंद ना हो आगे, ऐसे ही नंबर का यूज़ करिएगा। और ईमेल आईडी पर्सनल होगी आपकी, उसका यूज़ करिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा आप लोगों को पहले, जिसमें अपनी डिटेल फिल करनी होगी, नेम और एक्सेट्रा एज और ये सब। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इस पैरा की बात कर लेते हैं कि आफ्टर इसकी यहाँ पर आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन complete in all respect, if candidate wishes to further modify, change or correct any detail except detail filled in create an account form including email and mobile number and choose an RRB, he or she may do so by paying a modification fees 2215 rupees non-refundable for each occasion from 17 September to 26 September. Detail filled in create account form including email ID and mobile number and choose an RRB cannot be changed। तो ये क्लियर है। अगर आपको किसी भी तरह का RRB, एक तो जोन सेलेक्ट करने और दूसरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स जो आप देंगे, उसके अलावा अगर कुछ आपको चेंजेस करने हैं, उसकी डेट बताई रखी है 17 सितंबर टू 26 सितंबर पर। उसके लिए प्रत्येक बार जो चेंजेस होंगे उसके लिए 250 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो कि नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल ये फ़ीस आपकी रहने वाली है, फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। ये क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि चलो बाद में कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। आफ्टर 26 सितंबर 2024 RRB shall not entertain any respective representation for modification of the information furnished in the application। कोई एप्लीकेशन चेंज नहीं की जाएगी 26 सितंबर के बाद। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन RRB वाइज एट द रेट ऑफ 1:1 ऑफ द वैकेंसी फॉर RRB। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उनको 1:1, मतलब एक वैकेंसी पे एक पोस्ट के लिए, एक पर्सन के लिए ही 1:1 के लिए करके वैकेंसी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम रहने वाला है तो वो नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 1/3। ओके, तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, ये क्लियर है। 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन अगर किसी के गलत होते हैं तो उसका 1 मार्क्स माइनस में कट जाएगा। उसके बाद बैंड आइटम इसमें बता ही रखे हैं, जैसा कि आप सबको पता है। कम्युनिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस, बैंगल्स, चेन, ब्रेसलेट, हियरिंग एड्स, वॉलेट, पर्सेस, बेल्ट, शूज़, मेटेलिक वियर्स, स्टेशनरी आइटम लाइक पेंसिल शेल नॉट बी अलाउड। यहाँ पे बहुत कुछ जो है उन्होंने कहा हुआ है, बैंड आइटम हैं ये उनकी कैटेगरी में, तो इसलिए ये नहीं यूज़ करने हैं। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज़ नॉट अलाउड। तो ये बहुत क्लियर कहा है उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिटेल में से एक हाईलाइट पॉइंट करके लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को वो चीज़ क्लियर रहे। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर पोस्ट अगेंस्ट दिस CEN विल बी समरली रिजेक्टेड। कुल मिला के RRB एक पोस्ट से ऊपर आप करेंगे तो वो रिजेक्ट होने वाली है।
कैंडिडेट who are presently debarred by any RRB RRC should not apply for this notification. Their candidature will be rejected during any stage of recruitment as or when detected. Candidate who have been dismissed from the service, government of India, state government, PSU, any other government organization are not eligible should apply. क्लियर है. उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल, रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक और कैपिटल जॉइंट लेटर. जो भी आपके सिग्नेचर रहने वाले हैं वो एक जैसे ही होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एक पेज पे अलग कर रहे हैं, एक पेज पे अलग कर रहे हैं. तो और दूसरी बात, रो रनिंग में होने चाहिए. तो रनिंग में होंगे तो वो उसको मान्य करेंगे. अगर आप अलग अलग करके जचा के लिखेंगे तो वो समझेंगे इस चीज़ के लिए कि भाई ये साइन आपके नहीं है. तो ऐसा हो सकता है. तो रनिंग में होने चाहिए साइन, और जिनके नहीं है कोशिश करिए कि रनिंग में लाएं. No request for transfer to the other railway would be registered till the newly appointed candidate complete at least 5 to 10 years of the service. Candidates are thus advised to choose their RRB with due care and consideration. Selected candidates who are finally appointed are liable for active service in railway medical unit of territorial army. तो यहाँ पे क्लियर उन्होंने कर रखा है. मैंने यहाँ पर जो भी ब्लू से हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर आप सेलेक्ट होते हो आरआरबी में तो उसमें जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो आपकी सर्विस कम से कम 5 to 10 ईयर्स होनी चाहिए. उसके बाद ही आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं. उसके बाद में एक चीज़ और इन्होंने कही हुई है कि आप रेलवे मेडिकल यूनिट टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी एलिजिबल हैं. तो आपकी अगर अपॉइंटमेंट होती है रेलवे में, तो कोई इमरजेंसी होती है तो फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिशेबल टू SC/ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट होगी. फॉर्म होगा ऑनलाइन, उसी में एडमिट कार्ड के अंदर ही वो जब फॉर्म भरेंगे एडमिट कार्ड में वो चीज़ उनके पास आ जाएगी और वो टिकट करा सकते हैं. और फ्री स्लीपर क्लास के लिए इसमें पास मिल सकता है. तो ये अच्छी बात है. चलिए, RRB में शेयर विद द कंसेंट ऑफ कैंडिडेट देयर स्कोर मार्क ऑब्टेन्ड इन दिस रिक्रूटमेंट विद अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन रिक्रूटमेंट. कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर कंसेंट और रिफ्यूज़ल फॉर दिस इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन. आरआरबी हो सकता है कि किसी और PSU मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के साथ में ये इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर करे स्कोर मार्क्स को. तो इसके लिए कैंडिडेट अपना कंसेंट दे सकता है, रिफ्यूज़ल भी दे सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में. तो ये बताया उन्होंने ना. स्टैंडर्ड और मेडिकल फिटनेस, ये यहाँ पे बहुत मतलब इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है. तो इसको बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि इन्होंने कहा क्या है. ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. शायद ही मतलब ये चीज़ें किसी ने गौर की हों. मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड क्या क्या है इसमें मेडिकल फिटनेस के. कैंडिडेट कॉल्ड फॉर DV विल हैव टू पास रिक्वेस्टिंग मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद मेडिकल करेगा. तो उसमें क्या क्या है, विजुअल एक्यूटी स्टैंडर्ड इज़ एन इम्पोर्टेंट मेडिकल फिटनेस फॉर रेलवे सर्विस. विजुअल जो इनका स्टैंडर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मेडिकल फिटनेस में. दूसरी बात, डिस्टेंस विज़न इसमें जो है वो फिज़िकली फ़िट के लिए इन ऑल फिज़िकल C1 और C2 ये कैटेगरी इन्होंने दे रखा है. तो अपना तो C2 है. यहाँ पर कितना बताया था हमने, C1 बताया था. तो C1 के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड जो रखा हुआ है C1 के लिए बताया हुआ है इन्होंने. B1 वालों के लिए तो लिखा हुआ है कि डिस्टेंस विज़न 6/9 होना चाहिए जो वैकेंसी B1 में आती हैं, और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, और पावर ऑफ लेंसेज नॉट एक्सीड 4D, यानी 4 नंबर का जिनका चश्मा है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. B1 कैटेगरी वालों के लिए वैकेंसी के लिए है ये. लेकिन हमारा C1 है तो C1 में इन्होंने जो बताई हुई है वो है डिस्टेंस विज़न जो है वो 6/12 और 18 विद और विदाउट ग्लासेस, नियर विज़न 0.62 विद और विदाउट ग्लासेस, और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है अपना कि क्या क्या रहने वाला है मेडिकल फिटनेस में. उसके बाद में कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन
LASIK surgery or any other surgery procedure to correct refractory error or not eligible for the post having medical standard B1। यानी B1 जो पोस्ट रहने वाली हैं उसमें कैंडिडेट जो है जिन्होंने लेसिक सर्जरी करा रखी है वो नहीं अलाउ हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। तो आपको इस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट है वो रहने वाली है आपके C1 कैटेगरी में, और इसके अंदर आप इस चीज़ के लिए 4 से भी प्लस चश्मे वाले भी अलाउ हैं। दूसरा लेसिक सर्जरी अगर किसी ने करा रखी है तो वो भी इसमें अलाउ हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी पर फोकस करें। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया बता रखा है जो कि हमारे वाला जो है वो है 20 to 43। इसमें 1/1/2005 जो है लोअर एज लिमिट है, और इसमें जनरल के लिए 2/1/1982 तक के, और इसमें OBC में जो है 1979, और इसमें ST/SC में 2/1/1977 तक के जो कैंडिडेट हैं जिनका जन्म मतलब इससे पहले इसके बाद जो हुआ है उनको एलिजिबल हैं वो फॉर्म भरने के। दूसरी बात आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो फ़ीस रहने वाली वो क्या रहने वाली है। इसमें कैंडिडेट शुड हैव रिक्वेस्टेड मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर पोस्ट एनेक्चर ए ऑफ द CEN फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी दी हुई है वो बताई हुई है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो पूरा करना चाहिए जो भी फॉर्म भर रहे हैं। आउट ऑफ दिस फीस, तो फॉर ऑल कैंडिडेट इसमें 500 इसमें फ़ीस रहने वाली है आप सबकी। 500 फ़ीस में कौन कौन आते हैं, एक तो जनरल कैटेगरी है एंड OBC कैटेगरी है। इसमें जो है 500 फ़ीस रहने वाली है, जिसमें 500 में से 400 रुपीज़ आपके रिफंडेबल हो जाएंगे आफ्टर एग्ज़ामिनेशन। इसी तरह जो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज़ हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो लोग जो है इनकी फ़ीस जो रहने वाली है वो रहने वाली है 250, और 250 जो फ़ीस है वो भी रिफंडेबल हो जाएगी आफ्टर CBT एग्ज़ामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद। उसके बाद है नीचे लिखा हुआ है ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फ़ीस एज मेंशन। कोई फॉर्म भर के एग्ज़ाम नहीं देगा तो उसकी फ़ीस रिटर्न नहीं होगी। क्लियर है, एग्ज़ाम आपको देना ही देना है अगर आप फॉर्म भरते हैं, और उसकी अगर आप फ़ीस रिफ़ंड चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना ही देना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑनलाइन फ़ी पेमेंट ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI विल बी क्रेडिटेड। UPI डेबिट और क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ही आपको ये फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड फी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एंड विल बी समरली रिजेक्टेड। रिजेक्ट हो जाएगी आपकी फ़ीस अगर आपने फ़ीस अगर नहीं भरी है, एप्लीकेशन विदाउट फ़ीस भरी है। उसके बाद में इनमें उन्होंने EBC जो है एक इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए क्राइटेरिया बता रखे हैं। आप चाहें तो पूछ सकते हैं। इसकी PDF भी बता दी जाएगी। PDF कहाँ पर अवेलेबल है इसकी साइट पे। आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, आप इसको रोक के वीडियो को इस पूरे पैरा को पढ़ सकते हैं जानने के लिए कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया हैं EBC के लिए। दूसरा, EBC should be aware that they are entitled only for fee concession not job reservation। इसमें किसी तरह का EBC वालों को जॉब रिजर्वेशन नहीं है जो कि SC ST या EWS के लिए है। दूसरी बात, ऑल कैंडिडेट मस्ट नियरली मेंशन बैंक डिटेल आपको अच्छे से भरनी होगी, और IFSC कोड ये सब जो भी डिटेल है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, तो जिससे जो फ़ीस रिफ़ंड आएगी वो अच्छे से आ सके, मतलब इधर उधर नहीं जाए किसी और के अकाउंट में। देयर विल नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इनॉर्मस इनकम्प्लीट और रिजेक्टेड एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी भर देते हैं और उसमें एप्लीकेशन में आपने पूरी जानकारी नहीं दी है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाएगी, और अगर आपने फ़ीस दे दी है उसके साथ साथ तो रिफ़ंड भी नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म को भरें। उसके बाद बात कर लेते हैं हम
Hence, EWS, SC, ST, OBC, NCL candidate who fulfill the requisite educational, technical, professional qualification can also apply against UR general vacancy for which they will have to complete as general candidate without any relaxation. यानी अगर किसी ST, SC जो EWS या OBC पर्सन हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी को फाइट करते हैं, OBC, ST, SC अगर फाइट करते हैं तो उनका जो जनरल सीट है उस पे उसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जनरल की सीट जो है उनके द्वारा ले ली जाएगी अगर वो उस ऊपर जनरल को फाइट करते हैं, ऊपर जो लिस्ट हैं उसमें फ़ाइट करते हैं तो उन्हें उस पोस्ट पे जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ओके, उसके बाद में बताया हुआ है EWS के बारे में। यहाँ पर EWS के बारे में बताया हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन क्या क्या है। कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन, जो इनके रिजर्वेशन में नहीं आते हों। दूसरा, एंड और फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम इज़ बिलो 8 लाख पर एनम आर आइडेंटिफाइड एट EWS बेनिफिट रिजर्वेशन ऑफ EWS। और ये सारी इनकम जो है वो सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन जो भी कर रहे हैं उससे पूरी तरह से 8 लाख तक ही होनी चाहिए, 8 लाख से बिलो होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी जो है यहाँ पे PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% से ही ऊपर होनी चाहिए डिसेबिलिटी, तभी वो PWD कैंडिडेट के लिए एलिजिबल रखते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट, टाइम और वेन्यू। अभी इसमें क्लियर नहीं बताया है कि कहाँ, कब, कैसे, कितने तारीख को ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो ये बता दिया जाएगा कुछ दिन पहले। उसमें द क्वेश्चन पेपर जो है वो सिंगल स्टेज है, यानी किसी अदर तरह की मतलब और एक्स्ट्रा स्टेज नहीं है, एक ही बार का एग्ज़ाम होगा। 19 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और साथ ही साथ 120 मिनट्स फॉर PWD कैंडिडेट, जिनके साथ में लिखने वाला अगर होते हैं, स्क्राइब फैसिलिटी लेखक हो सकता है, तो उनको 120 मिनट दिए जाएंगे PWD कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर क्लियर है कि 100 क्वेश्चंस हैं और 90 मिनट्स हैं CBT के लिए। और इसमें आपका जो ये पोर्शन रहने वाला है वो प्रोफेशनल एबिलिटी इसमें जैसे नर्सिंग का पोर्शन है वो 70 नंबर्स का होगा और उसके लिए 70 मार्क्स होंगे। बाकी जो 30 हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल साइंस, ये सब 10-10 नंबर के रहने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन इस तरीके से पूरे रहेंगे। उसके बाद ये बता ही दिया था कि 1/3 इनके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहने वाले हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं 40% OBC, 40% जनरल के लिए और EWS के लिए, OBC ST के लिए 30% एंड ST SC के लिए 25%, ST के लिए 25%। क्लियर है। और उसके बाद में 1/, रेशो के आधार पर यहाँ बुलाया जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट्स, ये वाली जो लाइन कह रहे हैं 2 कैंडिडेट की अगर पोजीशन एक ही रैंक आती है तो उसमें जो भी ओल्डर कैंडिडेट होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसी को ही चांस दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फ़ोटो और ये सब की। तो इसमें बता रखा है कि जो आपकी फ़ोटो रहने वाली है वो 30 to 70 KB की ही होनी चाहिए, किलोबाइट की होनी चाहिए, विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस और कैप। डार्क ग्लासेस और कैप बिना पहने फ़ोटो होनी चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव लीस्ट 12 कॉपीज़ ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर द फ्यूचर ड्यूरिंग, यानी आपके पास में 12 फोटोग्राफ रहने चाहिए, 12 फोटोग्राफ रहने चाहिए आगे फर्दर एक सेम जो आप फॉर्म में लगाएंगे उसके लिए। दूसरी बात, इसमें जो सिग्नेचर रहने वाले हैं वो 30 to 70 KB जो है रनिंग में सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये होने चाहिए आपके पास में अगर आप फॉर्म भरने बैठते हैं तो। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने साइट दे रखी है और जोन दे रखे हैं जिसमें RRB की वैकेंसी निकली हुई है। उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि कितनी वैकेंसी हैं, क्या हैं। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली नोट रिमेंबर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड करस्पॉन्डेंस RRB। तो यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें जो क्वेश्चन हैं CBT में जो पूछे जाने वाले हैं
वो इंग्लिश प्लस हिंदी और 13 इंडियन रीजनल जो आपके इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें रहने वाली हैं। और लेकिन उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ इंग्लिश में भी बताया जाएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करने जो आप करते हैं। द एप्लीकेंट विल रिसीव ए कन्फर्मेशन और सक्सेसफुल पेमेंट ऑनलाइन थ्रू ईमेल या SMS। उसके बाद में डिटेल जो है फिल करते हैं आप, उसमें वही सेम बात है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन, ये सब उन्होंने बता ही रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस विल बी परमिटेड अप टू 10 days आफ्टर क्लोजिंग डेट, टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर द CEN द मॉडिफिकेशन विंडो विल रिमेन ओपन। इतने तक 10 दिन का बताया हुआ है टाइम। एलिजिबल कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर ई कॉल लेटर 4 days before the date of CBT. Intimation about city's examination shall be given about 10 days in advance। यानी कि आप वो जो है उस कौन सा जोन आप मतलब कौन सा सेंटर है आपका वो बता देंगे 10 दिन पहले, और जो CBT के लिए ई कॉल लेटर है वो 4 दिन पहले आप निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ई कॉल लेटर अलॉन्ग विद देयर वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो ID। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग एक कॉपी ऑफ सेम कलर पासपोर्ट साइज। जो आप फॉर्म में फ़ोटो लगाएंगे ऑनलाइन, उस एक फ़ोटो आपको साथ में लेके चलनी होगी। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV विल हैव टू सबमिट ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 sets ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ एट द टाइम ऑफ DV। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको 2 सेट आपको रखने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, ओरिजिनल जो कॉपीज़ होंगी उनके, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोसेस जो रहने वाली है उसमें क्या क्या रहने वाला। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसकी पोस्ट, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, और बाकी चीज़ें ऊपर बात हो चुकी हैं। इसमें जो ये PWD का बताया है 1 लाख डिफेक्ट जो कि 40% से ऊपर होना चाहिए, और दूसरा AAV मतलब एसिड अटैक विक्टिम, ये इसका मतलब है यहाँ पर। उसके बाद आता है इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बोली गई है, इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में 3 इयर्स का GNM का, या फिर आपके पास में BSc नर्सिंग होनी चाहिए। तो इसमें किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। उसके बाद में नोट जो दे रखा है इसके अंदर, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज़ ऑल्सो लेड डाउन सर्टेन स्पेशल कंसेशन फॉर द अबव कोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सिलरी नर्सेज मिडवाइफ एंड B grade nurses by the way of reduced course period। Candidate obtaining the qualification prescribed above under these concession will also be eligible for recruitment। ऑक्सिलरी जो इन सर्विस करके फिर जो GNM करते हैं, BSc नर्सिंग करते हैं, वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो ये क्लियर है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेलवे जोन्स हैं अलग अलग। आप अपना इसमें रेलवे जोन्स में जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी बताई हुई है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कहाँ कहाँ पर है, और टोटल पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी कितनी है। तो RRB अहमदाबाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो कि वेस्टर्न रेलवे आता है, उनकी जो पोस्ट रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं आपके, वो रहने वाली हैं यहाँ पर 13 जनरल, ओके, और 2 इसमें SC एंड 1 ST एंड OBC की 3 एंड EWS की 1, टोटल जो है यहाँ पे 20 वैकेंसी हैं। इसी तरह जो प्रयागराज है उसके अंदर 14 वैकेंसी, DLW NCR और NR 3 रीजन है इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। तो टोटल इसमें 41 वैकेंसी हैं और 48 जो हैं इसमें जनरल। तो मतलब इसमें कुछ कुछ वैकेंसी हैं, उसको टोटल मिला के 793 बनाया गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली हैं ये रहने वाली हैं आपके चेन्नई के अंदर जो कि टोटल हैं 58, ठीक है, क्लियर है। इसमें 21 आपकी जनरल की एंड OBC की 14, सॉरी SC की 14, ST की 7 एंड OBC की 8 और 8 AWS की। काफ़ी मेट्रो सिटी है तो काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है वहाँ पे HRA मिलता है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है।
वहाँ पर। उसके बाद में जो है यहाँ पर आपके गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर और कोलकाता में भी अच्छी वैकेंसी हैं। 72 वैकेंसी हैं ER में, और SER में से 53। और आपके मालदा में हैं, इतनी पोस्ट नहीं है, लेकिन चेन्नई में अच्छी ज़्यादा पोस्टें हैं। उसके बाद में है आपके मुंबई रेलवे में वैकेंसी हैं यहाँ पर टोटल 84, और इसमें CR में और WR में जो है आपके 49। तो ये आप क्लियर देख सकते हैं। इसमें मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है, और पटना, इन 2 जगह और वैकेंसी निकली हुई हैं। उसके साथ ही बात कर लेते हैं और कहाँ वैकेंसी है। रांची में वैकेंसी निकली हुई है, सिकंदराबाद में वैकेंसी निकली हुई है, और सिलीगुड़ी में वैकेंसी निकली हुई है। तो ये क्लियर है। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो रहने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो बता ही रखे हैं इन्होंने। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट इंक्लूडिंग जेरियाट्रिक्स और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, और क्या लास्ट डेट रहने वाली है, और मॉडिफिकेशन के लिए भी कौन सी डेट है। और आपको बता दिया है 250 रुपीज़ जो हैं पर चेंजेस के वहाँ पर लगेंगे। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिनको इनकी बारे में जानकारी नहीं है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक जानकारी पहुँचाइए इसकी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।